रोहन, कहीं तुमने चिरायु को मार तो नहीं डाला? मायरा हैरान होकर बोली। तभी चिरायु के एक आदमी ने जाकर सांसें चेक की। सांसें अभी भी चल रही हैं। मास्टर चिरायु जिंदा है। जल्दी आओ, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा, उस आदमी ने अपने साथियों से कहा। और फिर सभी चिरायु को उठाकर वहां से ले गए। उधर चिरायु के जिंदा होने की खबर सुनकर मायरा ने राहत की सांस ली। दूसरी ओर रोहन और रिया ने भी कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। हमें भी यहां से चलना चाहिए, रोहन ने रिया से कहा। इस पर रिया ने हां में गर्दन हिला दी और फिर रोहन का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। लेकिन मायरा रिया और रोहन के साथ जाने की बजाय उस प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठ गई जो चिरायु को आइलैंड से सिंगापुर ले जा रहा था। हालांकि रिया और रोहन इस बात से अनजान थे। अगली सुबह आहूजा के बंगले पर रिया और रोहन ने फिर से नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दी थी। हालांकि दोनों की लाइफ में अब एक बड़ा बदलाव आ गया था। दोनों सिंगल नहीं रह गए थे, बल्कि एक दूसरे के साथ ऑफिशियली रिलेशनशिप में थे। रोहन को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज रोहन की गर्लफ्रेंड के रूप में उसका पहला दिन था, इसलिए वो सुबह उठते ही दिन की शुरुआत करने को बड़ी एक्साइटेड थी। दूसरी ओर रोहन के लिए रिया का बॉयफ्रेंड बनने का एहसास काफी नया और अनोखा था। उसने पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ा नर्वस था। रोहन अपने बेड से उठा ही था कि रिया उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आ गई। उठ गए तुम? लो ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। इतना बोलकर रिया ने ब्रेकफास्ट की ट्रे रोहन के बेड पर रख दी। फिर रोहन को अपने हाथों से सैंडविच की एक बाइट खिलाते हुए बोली, कैसा बना है? मैंने अपने हाथों से बनाया है, खास तुम्हारे लिए। सैंडविच बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नरम, थोड़ा तीखा और थोड़ा मीठा। रोहन ने सैंडविच खाते हुए रिया को प्यार से देखकर जवाब दिया। रोहन की ये बात सुनकर रिया हंस पड़ी। क्या रोहन, तुम्हें तो ठीक से तारीफ करना भी नहीं आता। बट कोई बात नहीं, तुम अभी नए नए रिलेशनशिप में हो ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। रिया की ये बात सुनकर रोहन भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ रिया, मैं नहीं जानता कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली लाइफ कैसे जीनी है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज के बाद तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, हर मुसीबत से बचाऊंगा। रोहन की ये बात सुनकर रिया ने प्यार से उसे गले लगा लिया और बोली, हाँ, दैट्स सो क्यूट। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब हमारे ऊपर कोई और मुसीबत आएगी, क्योंकि तुमने उस चिरायु को जिस तरह से सबक सिखाया है, उसके बाद वो मुझ पर हमला करना तो दूर, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आई होप ऐसा ही हो, बट हमें कभी भी अपने दुश्मनों को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। रोहन ने रिया से सीरियस होकर कहा। ओफो रोहन, छोड़ो अब उस चिरायु को और जल्दी से रेडी हो जाओ। आज हम ऑफिस वर्क निपटाने के बाद डिनर पर चलेंगे। ये हमारी पहली ऑफिशियल डेट होगी, इसीलिए अच्छे से तैयार होना। मैं इसे बेहद स्पेशल बनाना चाहती हूं। रिया खुशी और एक्साइटमेंट के साथ बोली। इस बार रोहन ने हाँ में सर हिला दिया और रिया को प्यार से माथे पर चूम लिया। इससे रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर वो रेडी होने अपने कमरे में चली गई और रोहन भी ब्रेकफास्ट करके नहाने चला गया। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चिरायु मंडरा रहा था। मैंने चिरायु को भले ही रास्ते से हटा दिया हो, लेकिन मुझे अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। मुझे हर हाल में बिग बुल तक पहुंचना होगा। इधर रोहन को लग रहा था कि चिरायु अब उसके रास्ते से परमानेंटली हट चुका था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? सिंगापुर के टॉप के हॉस्पिटल में टॉप के डॉक्टर्स चिरायु का इलाज कर रहे थे। रोहन की मार खाने के बाद चिरायु का बुरा हाल हो गया था। उसे कई गंभीर चोटें आई थी। ऑपरेशन थिएटर में उसकी चोटों की सर्जरी चल रही थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अन्ना और मायरा टेंशन में खड़े थे। जहां अन्ना अपने बॉस चिरायु को जल्द से जल्द ठीक होते देखना चाहता था, तो वहीं मायरा भी यही चाहती थी। हालांकि इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। अगर चिरायु को कुछ हो जाता है
तो वो उसे इस्तेमाल करके रिया से आहूजा की प्रॉपर्टीज और बिजनेस नहीं छीन पाएगी। फिर उसके भाई का सपना भी अधूरा रह जाएगा। और कितना टाइम लगेगा? आखिर ये डॉक्टर्स इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिरायु अब नहीं रहा? मायरा ने टेंशन में आकर अन्ना से कहा, डोंट वरी, मास्टर चिरायु को कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ सिंगापुर ही नहीं, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। और वैसे भी बिग बुल के पोते को कुछ हो गया तो ये डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि ये पूरा हॉस्पिटल भी जलकर राख हो जाएगा। अन्ना की इस बात पर मायरा ने कहा, अरे हाँ, बिग बुल कहाँ है? क्या उन्हें चिरायु की इस हालत के बारे में पता है? इस पर अन्ना बोला, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जब उन्हें मास्टर चिरायु की इस हालत का पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि मास्टर चिरायु बिग बुल के दिल के बेहद करीब हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो भी इन सब में शामिल हो गए फिर तो रोहन नहीं बचेगा। मायरा ने खुश होकर कहा, हाँ ये सच है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं उनके गुस्से की आग में हम भी ना पिस जाएं, क्योंकि मास्टर चिरायु को प्रोटेक्ट करने में और उन्हें खतरे से दूर रखने में हम फेल हो गए। वैसे भी तुम्हें सबसे ज्यादा टेंशन होनी चाहिए। आखिर रिया को पटाकर रोहन को जलाने का मास्टर प्लान तुम्हारा ही तो था ना। अन्ना की यह बात सुनकर मायरा के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि अन्ना की बात में दम था। अगर बिग बुल को पता चल गया कि चिरायु की इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं मायरा भी शामिल है तो वो भी खतरे में पड़ सकती है। अन्ना, तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम प्लीज बिग बुल को इस बारे में कुछ मत बताना कि चिरायु की इस हालत के पीछे मेरा मास्टर प्लान है। आखिर मैं भी चिरायु की वेल विशर ही तो हूं। ये प्लान बताकर मैं बस उसकी हेल्प ही तो करना चाहती थी। इतना बोलकर मायरा ने अन्ना का हाथ प्यार से पकड़ लिया। इस पर अन्ना ने मायरा को हवस भरी निगाहों से देखा और बोला, ठीक है, तुम्हारा ये राज राज ही रखूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? इतना बोलकर अन्ना मायरा की हथेली प्यार से सहलाने लगा। अन्ना की इस हरकत पर मायरा को गुस्सा आया। उसका मन तो किया कि अन्ना को एक कसकर थप्पड़ लगा दे, लेकिन वो फिलहाल ऐसा करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए उसने मजबूरी में अन्ना को एक झूठी स्माइल पास की और बोली, तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। यह सुनकर अन्ना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और अंदर से एक डॉक्टर बाहर आकर बोला, मास्टर चिरायु अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें अभी होश नहीं आया है। यह सुनकर अन्ना और मायरा ने राहत की सांस ली। उधर इस बात से अनजान रोहन और रिया एक दूसरे का हाथ थामे आहूजा कॉर्पोरेशन जा रहे थे। दोनों जैसे ही कार के पास आए, उन्हें देखकर हितेश और चेतन के होश उड़ गए। क्या बात है, तुम दोनों तो बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हाथ पकड़कर साथ में आ रहे हो। हितेश ने मजे लेते हुए पूछा, क्योंकि हम दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। रिया खुश होकर बोली और फिर रोहन को प्यार से साइड हग कर लिया। क्या बात कर रहे हो, मुझे तो पहले ही पता था तुम दोनों के बीच कुछ तो खास कनेक्शन है। बाय द वे, तुम दोनों साथ में बड़े ही क्यूट लगते हो। हितेश ने खुश होकर कहा, हाँ, इस बात में कोई शक नहीं, तुम दोनों की जोड़ी एकदम फाड़ू है। चेतन ने भी अपनी खुशी जाहिर की। हाँ, थैंक यू। रिया एक स्वीट स्माइल के साथ बोली। फिर सभी कार में बैठकर आहूजा कॉर्पोरेशन के लिए निकल गए। वहां पहुंचते ही रिया काम में बिजी हो गई, तो रोहन अल्फा लाइफ नाइट क्लब में जॉब करने चला गया। वहां काम करने के दौरान अचानक से रोहन का फोन बजा। ये एक अननोन नंबर था। हेलो, रोहन ने क्यूरियस होकर पूछा। क्या बात है रोहन, तुमने तो बिग बुल के पोते की क्या धुलाई की है। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया यार। कॉल पर मौजूद शख्स बोला। रोहन को यह आवाज जानी पहचानी लगी। जग्गू अंकल,
क्या ये आप हो? रोहन ने डाउट क्लियर करते हुए पूछा। सही पहचाना रोहन, ये मैं ही हूं, तुम्हारा जग्गू अंकल। कॉल पर मौजूद जिग्नेश बोला। लेकिन आपने ये नए नंबर से क्यों कॉल किया? रोहन ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। वो मैंने अपना ओरिजिनल नंबर कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। मुझे डर था कि कहीं दुश्मन मेरी लोकेशन ट्रेस ना कर ले या फिर कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिग्नेश ने जवाब देते हुए कहा। इस पर रोहन बोला, मानना पड़ेगा जग्गू अंकल, आप सिंगापुर से दूर हांगकांग जाने के बाद भी कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। मेरी मानो तो तुम भी अब सतर्क रहना रोहन। तुमने बिग बुल के पोते को हॉस्पिटल पहुंचाया है, अब तुम्हारी जान को खतरा और भी बढ़ गया है। जिग्नेश ने रोहन को सलाह दी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए जग्गू अंकल, मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं तो खुद बिग बुल तक पहुंचने के मौके की तलाश में हूं। रोहन ने जवाब दिया। सच बोलूं तो रोहन, अब तुम्हें बिग बुल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने चिरायु की जो हालत की है, उसके बाद बिग बुल के खुद तुम तक पहुंचने के चांस काफी ज्यादा हैं। जिग्नेश ने अंदाजा लगाया। अगर ऐसा है तो ये और भी अच्छी बात होगी जग्गू अंकल, मैं भी बिग बुल से मिलने के लिए काफी बेताब हूं। रोहन ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने चिरायु को आईसीयू से डीलक्स रूम में शिफ्ट कर दिया था। चिरायु अभी भी बेहोशी की हालत में बेड पर लेटा हुआ था। उसे एक साथ कई बोतलें चढ़ाई जा रही थी। मायरा और अन्ना भी उसके पास ही बैठे थे। तभी अचानक से हॉस्पिटल में हलचल बढ़ गई। कुछ आदमी चिरायु के रूम में आए और वहां मौजूद सभी चीजों को व्हाइट कपड़े से कवर करने लगे। ये देखकर मायरा कंफ्यूज हो गई, लेकिन अन्ना समझ गया कि क्या होने वाला है। अन्ना, कौन है ये लोग और यहां हॉस्पिटल के रूम को व्हाइट रूम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? मायरा ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस पर अन्ना बोला, तुम थोड़ी देर में समझ जाओगी, बस मेरी तुम्हें एक सलाह है। अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो अपना ये चटर पटर करने वाला मुंह बंद ही रखना। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मायरा फिर कंफ्यूज हुई। समझाने का टाइम नहीं है, जितना बोला है उतना करो, वरना। अन्ना आगे कुछ और बोलता, तभी कुछ लोगों ने आकर हॉस्पिटल रूम में एक व्हाइट कारपेट बिछा दिया। फिर अगले ही पल सफेद चप्पल और कुर्ता पजामा पहने एक शख्स ने हल्के कदमों के साथ चिरायु के रूम में एंट्री ली। उनके आते ही अन्ना घबराकर खड़ा हो गया और उस शख्स के पैर छूकर बोला, चरण स्पर्श सर, आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस पर उस शख्स ने अपनी पलकों को झपकाकर रिस्पॉन्स दिया और आगे बढ़कर बेड पर लेटे चिरायु के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, कौन है ये रोहन जिसने मेरे पोते का ऐसा हाल किया? ये शख्स और कोई नहीं बल्कि बिग बुल था। तो अब क्या होगा आगे? अपने पोते की इस हालत का बिग बुल कैसे बदला लेगा और उसका बदला चिरायु से कितना खतरनाक होगा? क्या रोहन बिग बुल के आगे टिक भी पाएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।